नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी और हर्ष कुमार जी के साथ में बिल्कुल नई ताज़ा हम जो बातचीत है और जो समाचार है वो शेयर करेंगे, क्योंकि हम जब बैठे हैं उसके जस्ट पहले रिकॉर्डिंग के लिए बैठे, वो रिकॉर्डिंग बल्कि 10 मिनट लेट हो गई इसी वजह से, क्योंकि बिहार का चीफ मिनिस्टर अनाउंस हो गया है, सम्राट चौधरी। जी, हर्ष जी, कोई इसमें किसी भी प्रकार का कोई मुझे तो आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे भी नहीं हुआ हालाँकि सर। कुछ लोग जो थे वो दलित चीफ मिनिस्टर की माँग कर रहे थे। सर वो अम्बेडकर जयंती को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे लोग कि तो मोदी जी का जो अम्बेडकर जयंती तो आज अम्बेडकर के प्रति देहरादून मोह है। एक्सप्रेसवे खुल गया, सेलिब्रेट हो गई। बिल्कुल सर, बहुत शानदार है सर। ये तो मैं बताता हूँ आपको, ये पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत बड़ी खबर है सर आज की। ये जो देहरादून एक्सप्रेस लेकिन वे आपके खुला, मुजफ्फरनगर को कोई फायदा थोड़ी है उससे। बहुत फायदा है सर। ये तो जो वो तो उधर मेरठ आपके एक्सप्रेस, नहीं बागपत से होके जाएगा। सर सुनिए तो, समस्या क्या हो गई थी कि जब से ये अक्षरधाम से और मेरठ तक एक्सप्रेस वे बना था, तो देहरादून और हरिद्वार जाने वाला सारा ट्रैफिक इस एक्सप्रेस वे से होता हुआ सर मेरठ के वाया होकर निकलने लगा था। और मेरठ में जो है वहां पे एक्सप्रेस वे नहीं है। मेरठ में जैसे ही आप उतरते हैं तो वहां से फिर एक बाईपास शुरू हो जाता है, 4 लेन है वो, लेकिन वो अब सिटी के अंदर आ चुका है। तो वहां पे इतना जाम रहने लगा था, इतनी बुरी स्थिति हो गई थी टोल क्रॉस करने तक। तो यहाँ पे क्या होगा अब सर, जो दिल्ली से जो ट्रैफिक एयरपोर्ट से या देहरादून के लिए जो चलता था, वो सर अक्षरधाम से ही लोनी से होता हुआ बागपत की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। मोर देन 40-50% ट्रैफिक उधर डाइवर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये हाईवे पे जाम रोजाना रहता था। यहाँ नोएडा सेक्टर 62 की तरफ आते थे तो रोज हाईवे शाम को 7 बजे से चौक रहता था, 4 घंटे 5 घंटे। तो ये बहुत बड़ी राहत है सर कि ट्रैफिक उधर डाइवर्ट हो जाएगा। और इधर वेस्ट यूपी वालों के लिए बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, इन सब जिलों में से होके निकला है। वहां से इधर रुड़की से चलते हैं भगवानपुर से, वहां से जाके हम तो हाईवे पे चढ़ जाएंगे अगर हमें जाना होगा, तो वहां से नए वाले पे भी जा सकते हैं हम। तो ये तो सर बड़ा फायदेमंद है, बहुत बड़ा राहत का काम हुआ इससे। तो मुजफ्फरनगर वालों को जाना होगा तो कैसे जाएंगे अब? आप तो उधर रुड़की होके मुजफ्फरनगर जाओगे। बताता हूँ सर, मुजफ्फरनगर वाले जब चलेंगे तो मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक ऑलरेडी हाईवे बना हुआ है, कई साल पहले खुल चुका। तो बीच में रुड़की आती है और रुड़की का इंडस्ट्रियल एरिया आता है भगवानपुर का बाहरी। वहां से आप निकलेंगे 10-12 किलोमीटर क्रॉस करते ही ये वाला नए वाला हाईवे आ जाएगा, इस पे चढ़ जाएंगे वहां से। तो अब हरिद्वार ऋषिकेश से घूम के जाने की आवश्यकता नहीं है सर। हरिद्वार ऋषिकेश एक किनारे रह जाएगा, यहां से सीधे आप सहारनपुर की साइड से ही चढ़ जाओगे। तो बहुत फायदा हो गया सर, बहुत फायदा हो गया। पंजाब से आने वाला सारा ट्रैफिक जो उत्तराखंड की तरफ जाता था, मोस्ट ट्रैफिक जो है इंडस्ट्रियल एरिया में, इधर जो इंडस्ट्री एरिया है देहरादून का, फैक्ट्रियां हैं, फार्मा कंपनियां हैं, ये सब सर उस पर डाइवर्ट हो जाएगा। बहुत बहुत राहत मिलेगी सर। कहते रहे साहब कि आप 2.5 घंटे में पहुंच जाओगे देहरादून। 100% सर। अगर आप अक्षरधाम के पास से इस पे चढ़ेंगे तो 213 किलोमीटर है वहां से देहरादून, 2.5 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे सर। 100 किलोमीटर की स्पीड पे चलाना क्या मुश्किल है, इस वाले हाईवे पहुंच जाएंगे सर। बिल्कुल सही बात है। चलिए, ये तो बधाई हो। और जी जी। आपके विशेषकर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप लोग जो हैं, आप हाँ लोगों को सर। विशेष बधाई हो। जी बिहार में जी सम्राट चौधरी के इलेक्शन पे क्या कहते हैं? सर, मुझे तो एक्सपेक्टेड लग रहा था शुरू से ही। अभी आपसे जब मेरी पहले बात भी हो रही थी वीडियो से पहले, हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में, तो वो तो पहले से ही कंफर्म बता रहे थे बिल्कुल। अब से नहीं, वो महीनों से यही बात कह रहे थे मेरे से कि कोई है ही नहीं, यही बनेगा, यही तय हुआ है, पहले तय हो चुका था कि सम्राट चौधरी को ही प्रमोट किया जाएगा। और आप ये बताइए कि कोई कुछ भी कहता रहे, लोग ट्वीट करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। आप ये बताइए ना कि सर बीजेपी में और लीडरशिप में वहां है भी कौन? कम से कम सम्राट चौधरी कुछ समय से डिप्टी सीएम तो था, और कंपैरेटिवली बीजेपी चाहती है कि हमें यंग ब्रिगेड को आगे बढ़ाना है, तो उस एज ब्रैकेट में भी आते हैं नितिन नवीन और ये सब। और वहाँ का जो इनका जो सोशल कोएलिशन है जी, बीजेपी और जेडीयू का, उसमें वो फिट बैठता है। फिट बैठता है ओबीसी के हिसाब इसीलिए से। जब कई लोग जो थे वो कह रहे थे इसको दलित को बनाना चाहिए, वो कह अरे यार पागल हो रहे हैं लोग। ये नहीं समझते कि कोई भी पार्टी जो है वो जिस वोट बेस के बेसिस पे आती है उसको एकदम से इग्नोर करके कोई नया उसको थोड़ी पकड़ लेती है। हाँ सही बात है।
और आपने वो बात सही कही, चिराग पासवान जैसा आपके पास एक अलाई है वहां पे, आपको उसके अच्छा, बारे में टॉलरेट करेगा कि उसके सामने एक नया दलित फेस जो है वो खड़ा कर दिया जाए? हाँ, संभव ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑब्वियस था सर, और मैं तो फिर बता रहा हूँ आपको कि हमारे तो कुछ मित्र लोग हैं वहाँ, पत्रकार लोग, वो तो 100% कन्फर्म थे इसे लेके। हालांकि हमारे कुछ यूट्यूबर इसे लेके कन्फर्म नहीं थे। उनका कहना था कि तो वो इसलिए सब ना कि कोई भाई नहीं ये बन जाएगा, सम्राट चौधरी नहीं बनेगा। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है ना कि साहब कि वो आश्चर्यचकित करने के लिए आश्चर्यचकित कर देते हाँ, हैं। लेकिन वो सब आश्चर्यचकित सर उस समय होंगे ना जब कोई ऑलरेडी पाइपलाइन में नहीं है। लेकिन जब जिस समय नीतीश कुमार का इस्तीफे की बात तय हुई थी 1 महीने पहले, जब ये बातचीत शुरू हुई थी, जब उस समय ही ये तय हो गया कि सम्राट चौधरी को ही बनाया जाना है, और सम्राट चौधरी को बनाने में नीतीश कुमार की भी भूमिका है, उनकी भी यस थी, जेडीयू वालों की भी यस है सर इसमें। ये भी इसका एक वो तो मुख्य है, वो तो नेचुरली बगैर बगैर जेबी और सर, क्योंकि वो तो उनका जो वो कोरी कुर्मी जो कॉम्बिनेशन है उसमें वो फिट होता है ना। फिट बैठते हैं। हाँ और सबसे पहले देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दी उन्हें हाँ, कि बड़ी कुछ जिम्मेदारी के लिए बधाई। अब वो जो है उनकी थोड़ी सी खनक कम हो जाएगी, उनकी पूछ भी कम हो जाएगी सम्राट चौधरी के बनने से। दूसरी बात, अभी डिप्टी सीएम्स के नाम आने बाकी हैं, तो वो भी देखना है। हाँ सर, और बड़ी खबर यही है डिप्टी देखिए। जो अभी बनेंगे वो मेरे ख्याल से शायद दोनों ही जेडीयू के बने। हाँ सर, लेकिन जहां तक खबर जो है, अभी जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम के 4:30 बजे की बात है, क्योंकि दर्शक कई बार पकड़ लेते हैं कि आपने तो ये कहा था, तो मैं बता दूं कि हम इस समय जब रिकॉर्ड कर रहे हैं 4:30 बजे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और केवल अभी नीतीश जी का वो क्या नाम, सम्राट चौधरी का ये हुआ है कि वो विधायक दल के नेता चुने गए हैं। डिप्टी सीएम अभी कोई तय नहीं हुआ, लेकिन जो खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से निशांत कुमार जो है डिप्टी सीएम नहीं होंगे, कोई और नाम चलाया जा रहा है। मतलब ये नीतीश जी के जो बेटे हैं उन्हें भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया। हो सकता है उनसे कहा गया हो कि भाई अभी आपको मंत्री बनाते, थोड़ा एक्सपीरियंस लो, उसके बाद बना देंगे। एकदम से डिप्टी सीएम बनाना वो ठीक भी नहीं रहता। वो तो कभी किसी उसके दल के, उसके किसी सदन के वो भी नहीं रहे हैं सदस्य, फर्स्ट टाइमर है बिल्कुल। तो वो सब चीजें हुई है। हमारे अनुपम सिंह कह रहे हैं कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में कोयरी वोटर पार्टी से दूर जाता दिख रहा था। लालू यादव ने इसी समाज के नेता को लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल का नेता बनाकर ये जता दिया कि उन्हें जमकर कुशवाहा वोट मिले। भाजपा ने इसी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को आगे किया। प्रशांत किशोर ने उन्हें खूब निशाना बनाया। एक तरफ भाजपा समर्थक ये कहते रहे कि सम्राट चौधरी जैसे नेता को भाजपा क्यों आगे कर रही है, दूसरी तरफ भाजपा ने विरोधियों के हर निशाने के केंद्र में सम्राट को रखा। कुर्मी कोयरी वोटर एकजुट हुआ और बम्पर जीत मिली एनडीए को। ये इनकी एनालिसिस है जो मुझे सही लग रही है। सही है, बिल्कुल सही कह रहा है अनुपम। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कह रहा है। और फिर एक और भी है सर, अभी जो महिला आरक्षण को लेकर जो अभी मशक्कत होनी है पार्लियामेंट में अभी अगले 2-3 दिन में, तो बिहार का भी एक बहुत बड़ा जो है, आप यूपी के बाद बिहार का भी नंबर आता है, तो ये महत्वपूर्ण राज्य है उस हिसाब से। तो यहाँ पे प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बीजेपी अपना बढ़ा ही रही है, बेस बढ़ा ही रही है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी लोकसभा सीटें भी आने वाले समय में यहाँ बढ़ेंगी। तो ये तो बात साबित करती है सर कि नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया जाना बिहार से, ये कोई एक एक सिस्टम से वन बाय वन, सब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हो रही है। अब ये विपक्षी बिल्कुल। दल वाले और ये उधर भी कहते रहे। बंगाल में अगर जीतेंगे तो बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी ही बनते दिख रहे हैं, और तो कुछ दिख नहीं बिल्कुल सर, मैं तो मान रहा हूँ बिल्कुल 100%। और आप ये देखिए ना कि शुभेंदु अधिकारी हर हिसाब से फिट बैठ रहे हैं। उस आदमी ने 5 साल तक पूरा जम के मुकाबला किया, हर छोटे छोटे मुद्दे पे उसने इशू बनाया, कोई भी हो उसी को उठाया। और अभी आप देखो सबसे बड़ा काम तो कर दिया, योगी जी के पैर छू लिए परसों। अरे साहब, उसको लेके तो पूरा बंगाल बम बम हो रहा है। तो योगी जी के पैर छू लिए, उससे तो आप और समझ लो कि टीएमसी जो है, टीएमसी वाले लोग जो है वो उसका जो है वो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे सर उसके इसमें लिए क्या इनकी मजाक निंदा कर उड़ाने, रहे हैं हमारे कि यहाँ तो तुमने जो जो है भी वो भगवा पहन ले, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो, उसके भी पैर छू लेते हैं। यहाँ तो संत संत तो कोई भी हो, हमारे यहाँ तो परंपरा है। उसमें तो
पहले क्या लिखते हैं पता है आपको? ये बताइए, 55 साल के शुभेंदु अधिकारी ने 53 साल के योगी आदित्यनाथ के पैर छू लिए और पूरे बंगाल को जो है वो हिंदी भाषियों के सामने जो है वो नाक कटवा दी। और योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने उसी सभा में क्या कहा? योगी जी ने कहा कि बंगाल में बंगाली चलेगी, ये कठमुल्लापन नहीं चलेगा, यहाँ उर्दू नहीं योगी जी ने चलेगी। ये कह दिया। तो उन्होंने ये कह दिया वहां पे। ये तो आपका टीएमसी क्या वाले ऐसे असेसमेंट है कहते रहे। बंगाल का अब? असेसमेंट सर पॉजिटिव ही है, सरकार बनने की तरफ बढ़ रही है बीजेपी और स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब देखिए साहब, अमित शाह ने कहा था कि 15 दिन यहीं रहूंगा, हिले नहीं है वहां पे। अब ये पार्लियामेंट सेशन में 1-2 दिन के लिए आ जाए दिल्ली तो अलग बात है, हिले नहीं है। मैं देख रहा हूँ डेली रोड शो और डेली जनसभा कर रहे हैं सर। इतना वहां पे बैठे हैं एकदम से धुनी रमा के, तो कुछ ना कुछ तो कहानी बड़ी होने वाली है, निश्चित रूप से हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। और ये भी दिख रहा है ना, पिछली बार की जो रैलीज थी और इस बार की जो रैलीज को जो दिख रहा है वो थोड़ा एंथुजियाज्म ज़्यादा दिख रहा है। हालांकि रैली से बहुत ज़्यादा जज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो भीड़ का जो उत्साह होता है उससे कुछ कुछ जज किया जा सकता है। तो पिछली बार से तो ज़्यादा ही लग रहा है। हाँ और मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ, उसमें यही दिख रहा है कि भाई ये वो जो डर था, वो डर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। जी सर, आप ये बताइए ना कि आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता ये कह रहा है कि मैं 15 दिन यहीं रहूंगा, उससे क्या होता है सर? एक पत्रकार है हमारे, मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा कि यार क्या वहां रहने से क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा कि वहां रहने से बताता हूँ क्या होता है, कि आपको पता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में आपसी झगड़े बहुत होते हैं पार्टी के। पता लगा कि मतदान के दिन तक भी जो रूठे हुए हैं वो मने नहीं है पुराने। तो उन्होंने कहा कि जब बड़ा नेता की प्रेजेंस में बात होती है ना बैठ के, कि भाई बुलाओ उसे कौन है, कि भाई मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हें ये काम करना है वो करना है। तो वो कह रहे कि इस तरह के जो पैचअप होते हैं ना, और कार्यकर्ता को लगता है कि भाई अगर तेरे साथ कुछ हुआ तो तेरे पीछे अमित शाह बैठा हुआ है, यहाँ दिल्ली से आया हुआ बड़ा नेता बैठा हुआ, तो कैडर बाहर निकल के आता है और उनका साहस खुल जाता है। ये एक मानसिक बढ़त है, ये उनका ये मानना है कि भाजपा की, कि ये मानसिक रूप से बढ़त है। और भी देखें आप, इस बार जो चुनाव किया है कैंडिडेट्स का, वो लगभग 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 पूर्ण रूप से लोगों को स्वीकार्य है। मतलब हाँ हाँ, पिछली टिकटॉक बार का तो ज्यादा आपने देखा झगड़ा था नहीं है। कि हाँ, पिछली बार तो इन्होंने सारे वो तृणमूल कांग्रेस वालों को लेके वो कर लिया अरे था। सर, वो पिछली बार कैलाश अभी विजयवर्गीय ने किया था सारा काम, वो रायता फैला दिया था उसने, ये दिखाने के लिए कि मैं सबको जिता दूंगा। वो फटाफट उसने सोचा कि सबको भर लूं मैं। अब की बार नहीं हुआ, अब की बार धर्मेंद्र यादव, अब की बार इसे इन्हें भूपेंद्र यादव को लगाया था अमित शाह ने। तो भूपेंद्र यादव का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, चाहे महाराष्ट्र ले लो, हरियाणा ले लो, बिहार ले लो, जहां भी उन्हें लगाया अमित शाह ने, वो इसीलिए लगाते हैं कि भाई टिकट सही आदमी को मिलना चाहिए। तो वो और बिप्लब कुमार देव को लगाया था, जो ऑलरेडी बंगाल के बारे में काफी जानते हैं। तो ये टीम भी अच्छी बनी थी इनकी पहले से ही। और फिर शुभेंदु अधिकारी को 5 साल हो गए, अब तो बीजेपी में आए हुए 6 साल लगभग, तो वो भी सब समझ गए हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ प्रयास अपने तरफ से रखे ही देखो होंगे। है ना, वो तो अंदर का सिस्टम समझते हैं ना तृणमूल का। सबसे बड़ी तो उनकी हाँ एडवांटेज ये है। जी वहाँ जी जी। बगैर तृणमूल का सिस्टम समझे आप ये जो देख रहे हैं, जिस तरह से ईसीआई ने जो मेजर्स लिए हैं, अभी हम्म, कल डीईओ साउथ कलकत्ता का जो एक ट्वीट है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा? मैंने नहीं देखा सर। क्या किया उन्होंने? मैं मैं उसको जो है वो इस पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम्म, जी, तो आप बताएं आपके क्या और वहाँ से जो, क्योंकि कल मैं बात कर रहा था वो पिनाकी गंगोपाध्याय, आपको ध्यान होगा पिनाकी गंगोपाध्याय, यदि आपको मिले हों, जयपुर डायलॉग्स में आए थे वो। अच्छा, नहीं मुझे नहीं मिले सर। तो वो आए थे जयपुर डायलॉग्स में हम्म, और ये क्या कह रहे थे पिनाकी जी, क्या कह रहे थे? तो वो बता रहे थे, वो उनका उत्तरपाड़ा, हुगली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तरपाड़ा। हम्म तो वो उत्तरपाड़ा में कह रहे थे कि पिछली बार भी यहाँ बहुत पॉजिटिव था, तो हम्म उन्होंने एक अ, टिकट दे दिया ऐसे व्यक्ति को जो कि तुरंत ही आया हुआ था वहाँ से।
आपके हम्म, तृणमूल से, तो हम लोग सारे अच्छा लोग बैठ गए, क्योंकि वो भी बीजेपी में है, कि हम लोग सब अच्छा आराम अच्छा। से बैठ गए। हमने कहा कि भाई ये इसको तो हम रोज विरोध किया करते थे, आज हम इसका हाँ सपोर्ट कैसे करेंगे। वो बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, वो उसका फर्क पड़ता है कि आप किसी को थोप थोप दोगे ना ऐसे, तो वो ठीक नहीं होता। भाई कुछ दिन उसे अपनी पार्टी में आओ, थोड़ा सा काम करने दो, लोगों से मिक्सअप होने दो, उसके व्यवहार के बारे में लोग जाने, उसके बारे में जाने। और वो हुमायूं कबीर वाला भी तो मामला ठंडा पड़ गया सर। हुमायूं कबीर ने कह दिया अभिषेक बनर्जी ने करवाया ये सारा, 51 मिनट की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। देखिए जी, हुमायूं कबीर वाला तो मैं कभी भी कन्विंस्ड नहीं था। शुरू हाँ से मैं कह रहा था कि भैया ये सब जो है नाटक है, इनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ तो वही निकला अल्टीमेटली। बिल्कुल तो सही बात है। उसमें तो मुझे कतई किसी भी प्रकार का कोई संदेह कभी था ही नहीं। हाँ सही बात है। असदुद्दीन ओवैसी ने लेकिन हाथ साथ छोड़ दिया उसका, कह दिया भाई ना। नहीं, वो हुआ ना बेवकूफ़ी है एक्चुअली। हुआ ये है कि लोगों का ये कहना है कि साहब कि ये सारा काम जो था वो असदुद्दीन ओवैसी को ही बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि ममता दीदी को लग रहा था कि साहब ये वो असदुद्दीन पर्चे ना भर ओवैसी जो सके है, उनके लोग। हाँ, तो वो 12 सीटों पे ही वो संतुष्ट हो गए, और 12 सीटों के बाद में जो कुछ हुआ, हाँ सही कह रहे हो वह आप। अगर वो पहले खुल जाता तो वो अपने पर्चे भरवा देते सब सीटों से। क्योंकि हुमायूं कबीर 182 सीटों पे लड़ रहा है। हाँ 182 सीटों पे हुमायूं कबीर था। तो अब अगर वो 182 सीटों पे चलता तो दिक्कत हो जाती, सही बात है। भारी दिक्कत हो जाती। तो अब हाँ, ये फायदा जरा हो जाएगा। दिखाइएगा ट्वीट, ये ट्वीट अब फायदा दिखाइए हो जरा। जाएगा, ममता बनर्जी को फायदा हो जाएगा। जो मुसलमान थोड़ा बहुत डाइवर्ट होते तो वो ये उसकी लीजिए तरफ आ साहब, जाएंगे। ये लीजिए, दिखाई पड़ रहा है, और थोड़ा फुल जूम स्क्रीन करो। कर दो भाई से, फुल स्क्रीन कर दो। ये बीच वाला जो देखिए, ट्वीट है ना, इसको खोल, इस पे क्लिक करो, बीच वाले ट्वीट। नहीं बीच वाला नहीं खोलना, जो कोट है, या ऊपर वाला ही। ये लीजिए। हाँ नहीं मुझे नहीं पढ़ने में आ रहा सर, क्या आ रहा है ये? All ऑल। our mothers, uncles, sisters, and brothers are invited to vote freely without any fear, even if some people get angry and burn in heat. Intimidators, hooligans, history cheaters, and lumpens, beware. Keep sufficient stocks of Bernal and Borolene with you, else the heat will be so severe that you will burn from inside and remember it for lifetime. ये डीईओ कोलकाता साउथ, भवानीपुर कोलकाता साउथ में ही है। ये सारे के सारे चुनाव आयोग वाले इसी में लग गए, जैसे वो ट्वीट आया था ना कि टीएमसी वालों सुन लो। ज्ञानेश कुमार ने करवाया था जो। फिर कहता है कि वी आर हियर फॉर ऑल our my dear voters and assure them that TCI is committed to the following: number 1, no violence; 2, no intimidation; number 3, no inducement; number 4, no chapa voting; number 5, no booth ये jamming; तो है ही। number 6, no source jamming. ये तो पिछले हफ्ते भी and हुआ था हमारी बात के, सोर्स जामिंग वगैरह जो है, ये सब मामले बड़े महत्वपूर्ण है, तो हमने पिछले and हफ्ते भी। anyone obstructing our mission will be dealt with by the heavy hand of law, where even Bernal and Borolin won't help. Yours, DEO, South Kolkata. और कलकत्ता में तो सर मैं देख रहा था बहुत वोट कटे हैं कलकत्ता में भी। भवानीपुर में भी ऐसे 20-25 हजार के करीब वोट कट गए सेकंड राउंड के बाद भी। तो वहां बड़ा टोटल कम मार्जिन हो गया बहुत। टोटल 51,000 कटे। हाँ काफी कट गए, वहां पे कुछ जुड़े भी थे उसमें, तो 40 के आसपास का आंकड़ा कुछ इस तरह का आया था फाइनल निकल के। और 7-8 लाख के करीब टोटल कलकत्ता की सीटों में से भी कटे हैं, बाकी में इतने वोट कटे हैं वहां पे। बेसिक चीज है साहब कि देखिए, आप बंगाल को 3 भागों में बांटते हैं जनरली, और 3 भाग जो है वो, एक भाग है नॉर्थ बंगाल जो गंगा के उत्तर में। उस नॉर्थ बंगाल में 54 सीटें हैं। 54 सीटों में पिछली बार बीजेपी 30 सीटें जीती थी। हाँ वो मजबूत है वहां पे। तो इस बार उनको 30 के बजाय उसको बढ़ा के 40 करने की उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग है। अब उसमें मालदा भी आता है
इसलिए उनकी वो लिमिटेशन है। हालांकि मालदा की भी जो 12 सीटें हैं उसमें से वो 4 सीटें जीते थे, लेकिन वहाँ ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो इसलिए वो 40 से ज़्यादा बढ़ा पाना उनके लिए मुश्किल है वहाँ पे। तो ये 54 सीटों का ये एक ग्रुप है। फिर दूसरा ग्रुप जो है वो उसको बोलते हैं राढ़। एक है राढ़ बंगो। राढ़ बंगो में है आपके बर्धमान, यानी पूर्वी पश्चिमी बर्धमान, और वो जो आपका वो जो ट्राइबल एरिया है, यानी बांकुरा, पुरुलिया, ये जो पूरा बीरभूम, ये जो सारा क्षेत्र है इसको राढ़ बोलते हैं। यहाँ पर बीजेपी जो है वो पुरुलिया बांकुरा में तो जीती थी, लेकिन बाकी नहीं कर पाई थी खास। अब फिर बचता है साउथ बंगाल। तो साउथ बंगाल में स्थिति ये है कि जो ग्रेटर कोलकाता एरिया है, एक तो मुर्शिदाबाद बचता है। मुर्शिदाबाद में इनका कोई स्कोप नहीं है, पिछली बार 22 में से 2 सीटें जीते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हो जाएंगी, कम भी हो सकती। लेकिन फिर बाकी जो बचता है ना, एक तो नदिया बचता है, और फिर ग्रेटर कोलकाता एरिया में 109 सीटें हैं। उस 109 सीटों में से पिछली बार बीजेपी केवल 9 सीटें जीती थी, 9, केवल 9। 9 सीटों को बढ़ा के इनको तो कम से कम 30 तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं जीत सकते। इसमें कोलकाता है, नॉर्थ साउथ 24 परगना है, हावड़ा है, हुगली है, ये क्षेत्र है। फिर एक है वो ओल्ड मिदनापुर जिला, जिसमें इस समय 3 जिले हो गए, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और झारग्राम। उसमें कुल 35 सीटें, 16, 15, 4। यहां पर स्वीप एक्सपेक्टेड है। शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष इस बार मिल के काम कर रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं उस एरिया में, कह रहे हैं 35 में से ये 30 तक ला सकते। तो अब मैंने आज अभी एक वीडियो किया है, आज वीडियो किया है, और उसमें जो है वो जिले वाइज सारी सीटें दी हैं। आप देखेंगे, बाद में देख लीजिएगा उसको, जिले वाइज सारी सीटें देख के, और बाद में मैंने निष्कर्ष ये निकाला है कि भाई इनको अगर 148 चाहिए तो इनको 28 सीटें कम से कम चाहिए, ये जो ग्रेटर कोलकाता एरिया है, नीचे वाले इलाके में। नहीं, नीचे वाला तो उधर पश्चिमी मेदिनीपुर और मिदनापुर, ओल्ड मिदनापुर भी है, जिसमें ये नॉर्थ साउथ 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा और हुगली, ये जो एरिया है इसमें इनको 30 सीटें चाहिए, उसके बिना ये नहीं जीत सकते। अब पिछली बार 9 थी, अब इस बार कोलकाता वाले कह रहे हैं कि साहब कोलकाता में माहौल बदला हुआ है, कोलकाता में आज तक बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती है, इतिहास उसके विरुद्ध है। ये देखने वाली बात है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही आकलन है आपका, यही है। और SIR का भी कुछ ना कुछ असर इसमें जरूर दिखेगा। ये पहले बहुत फर्जीवाड़ा हुआ, वो उसका असर दिखेगा। हाँ, SIR का तो निश्चित रूप से अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया बंगाल की स्थिति। अब ये बताया साहब कि SIR में बाकी सब जगह तो बीजेपी नहीं बोली, उत्तर प्रदेश में SIR को लेके बड़ी मारामारी हो रही है, और कह रहे हैं कि साहब यहाँ तो बीजेपी की ऐसी तैसी हो गई, SIR में क्या हुआ? नहीं, ये बात तो सर ऐसा है कि ये विधानसभा का जो सेशन हुआ था लास्ट, उसमें योगी जी ने कह दी थी बजट सेशन में कि भाई SIR में सबसे ज्यादा नुकसान तो बीजेपी को हो रहा है, तो शोर नहीं मचा रहे हैं, ना हम कोर्ट जा रहे हैं ना हम कुछ कर रहे हैं। अभी अब देखो ना कि लखनऊ में 4 सीटों का मैं देख रहा था, कैंट वाली और सरोजनी नगर वाली, जो सिटी की मेन पोश इलाके वाली है सर, 1.25 लाख से 1.48 तक की सीट वोट कटे हैं हर एक पे, इतने वोट कटे हैं। तो सर वहां तो ऑब्वियस था। अब लखनऊ में कोई सरकारी अधिकारी रहते हैं, कोई ट्रांसफर हो गया, बहुत से लोग वहां से शिफ्ट हो गए, कोई कंपनियों में जॉब कर रहे थे वो नोएडा शिफ्ट हो गए या कहीं और चले गए, तो ये तो वोट कटने ही थे। और अब लोग बदनाम करते थे कि साहब लखनऊ में 40% वोटिंग होता है, 43%, अब देखिए वहां पे 55% होगा। तो योगी जी का कहने का मतलब ये था भाई मेरठ में भी कटे, उन्होंने कहा कि सिटी इलाकों में कटे, और ये बात सही है सर,
फिरोजाबाद में नहीं कटे, 10% के करीब, 10% से नीचे हैं फिरोजाबाद, रामपुर, मुरादाबाद और आजमगढ़। ये जो सपा वालों का कन्नौज, इटावा, एटा, इनमें सब 8-9% के करीब ही वोट कटे, क्योंकि इसमें रूरल का इलाका ज्यादा है। और मेट्रो सिटीज में गौतम बुद्ध नगर देख लो, नोएडा देख लो, मेरठ देख लो, कानपुर देख लो, सब में कटे हैं। इवन प्रयागराज में भी बहुत वोट कटे हैं। तो इस बात को लेके तो ये पहले से ही था कि कटना ही पूरा है। इनके तो 13.5% वोट कटे ओवरऑल। हाँ, तो उससे ज्यादा ये ममता बनर्जी वैसे ही शोर मचा रही है, उनसे तो ज्यादा कटे हैं यहाँ पे। मैंने तो उस पर एक स्पेशली वीडियो भी बनाया कि देखिए बीजेपी का वोट बैंक कट गया, बीजेपी वाले तो उफ तक नहीं कर रहे हैं, और योगी जी के माथे पे कोई शिकन नहीं है। फिर भी ये वैसे ही चिल्लाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं, कहीं कपिल सिब्बल को खड़ा कर रहे हैं, कहीं योगेंद्र यादव जा रहे हैं, कहीं ममता बनर्जी खुद जा रही है। सर ऐसा है, आपने काम करा है, आपका काम बोलता है, लोग देखते हैं चीजें। आपको अपने वोटर पे भरोसा है, आपको अपने कैडर पे भरोसा है, फिर ये सब चीजें, इन सब चीजों से कुछ होता नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं। अब अखिलेश यादव तक कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है इस पे। तो अगर यहाँ पे परेशानी किसी को होती यूपी में, तो क्या ये ममता बनर्जी को परेशानी है, अखिलेश यादव को नहीं होगी? ये क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गए और इसके खिलाफ, SIR के खिलाफ? उन्हें पूरा पता है कि हमारे तो वोट कट ही नहीं रहे। जो भी गठतोली हो रही है वो सिटी की हो रही है, सिटी बेस्ड अर्बन इलाकों में गठतोली हुई है, तो इसलिए यहाँ कोई है ही नहीं मामला। ये है यूपी का। गुजरात में भी उससे ज्यादा कटे हैं सर, बंगाल से। बिल्कुल। हाँ, गुजरात में भी उससे ज्यादा कटे हैं। परसेंटेज जो है वो मैंने अभी निकाला था, 1 मिनट में इसमें बताता हूँ। 13-14% के आसपास ही सर। मेरे पास वो सारे आंकड़े हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 13.2%, जी सही बात। राजस्थान में 6.1%, मध्य प्रदेश में, आप लोग बच गए, आप लोगों के यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी लोग आते नहीं 6%। बाहर से काम करने के लिए। आप लोगों के यहाँ छत्तीसगढ़ में, घटेंगे कहाँ से? छत्तीसगढ़ में 11.8%, गुजरात में 13.4%। साहब यूपी से 13 पॉइंट है, बता तो रहा हूँ मैं आपको, वहाँ 13 पॉइंट है। 13.4% है। और फिर सबसे ज्यादा कटे हैं, अच्छा, तमिलनाडु में भी 11.6% है। हाँ कोई हल्ला गुल्ला सर, नहीं। तमिलनाडु वालों ने तो बिल्कुल भी एकदम शांति से काम करा। तमिलनाडु का तो एक वीडियो में देख रहा हूँ सर, बड़ा दिलचस्प। वो विजय के ऊपर किसी ने फूल फेंक दिया, बम समझ के भाग गया। ये फिल्मी हीरो का देखा आपने? ये फिल्मी हीरो है जो, वो सर अब वो वीडियो बाद में हटवाया उसने बहुत जगह से, लेकिन लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया। लोग तो वो छोड़ेंगे साइकिल क्या? चला रहा था, उसके ऊपर लोगों ने फूल फेंके, तो किसी ने फूल की जगह वो माला का गुच्छा बना के उसकी तरफ उछाल दिया। वो ऐसे भागा, उसे देख के साइकिल छोड़ दी चलते हुए, और उसके सिक्योरिटी वाले उसे अंदर सिक्योरिटी में घेर के अंदर गाड़ी में ले गए। ये जो एक एक मुक्के से 20-20 लोग बदमाशों को उड़ाते हैं फिल्मों में, ये रियल लाइफ में आप देखिए कितने बड़े हीरो हैं ये लोग। तो तमिलनाडु के बारे में भी चर्चा यही हो रही है कि साहब की DMK हार रही है। सर पता नहीं तमिलनाडु के बारे में, तो हमें कोई वहां का तमिलनाडु और केरल का कुछ समझ में नहीं आया सर। केरल में तो वैसे भी बीजेपी जो है वहां वोट कटवाई तो है, वोट कटवा तो है, लेकिन वहां पे UDF या LDF इसमें भी कोई स्पष्ट नहीं है ना सर। वहां पे भी तो आज राहुल गांधी है। जो थे वो मुर्शिदाबाद में कैंपेन कर रहे थे, पता है? हाँ, आज पहली बार गए वो। हाँ, आज वो रायगंज में कल उनका जो हेलीपैड था वो तोड़ दिया TMC वालों ने। तो वो तो खैर मैंने तो सर वहां ट्वीट किया पर था भी उसे कोट करते हुए कि बीजेपी के स्टार प्रचारक आज मैदान में आ गए हैं। तो वहां पर भी वो जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं TMC के खिलाफ, और बात कर रहे हैं मोदी की और बीजेपी की। नहीं सर, अगर केवल TMC पे ही हमला करेंगे तो फिर कहा जाएगा आप वोट कटवा बन के आ गए हो यहाँ पे, फिर ममता बनर्जी नाराज हो जाएंगी। ममता बनर्जी वैसे ही उन्हें पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, तो वो सब चीजें भी हैं। लेकिन इन लोगों ने उसको लेके माहौल बनाना शुरू कर दिया है सर, पार्लियामेंट सेशन को लेके। कल सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा था हिंदू में,
हाँ, आर्टिकल तो लिखा था लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ, तो बीजेपी वालों ने तो आज जारी कर दिया, वो सारे आ गए अमेंडमेंट वगैरह। नहीं, वो और तो जारी कर ही उसकी दिए, तो वो तो साहब बात अलग है सर। वो उसे उस पे ले जा रही है ना कि आप जो हमने 30 मई हमने ये कहा था कि आप 2024 से इसे लागू करो, आपने उस समय क्यों नहीं लागू किया? वो तो उस पे लेके जा रही है डिलिमिटेशन पे, कि हमें महिला आरक्षण पे ऐतराज नहीं है, डिलिमिटेशन आप 2011 पे क्यों कर रहे हो? वो तो जातीय जनगणना वाला वो वाला पखेड़ा करना चाह रही है ना। नहीं, नहीं भाई, वो आज हमारे एक आईएएस का ग्रुप है, उस पे ये बड़ी चर्चा हुई इस पे जो है वो, और जिस तरह की आप बता रहे हैं ना, वो सोनिया गांधी वाला आर्ग्यूमेंट वहां भी लोग कर रहे थे। मैं उनसे पूछा कि भाई ऐसा बताओ कि पहले जब उसमें आया कि भाई सेंसस के बाद होगा, तो ये सारे के सारे सोनिया गांधी और पूरा जो ग्रुप है ये हल्ला करने लगा कि साहब यदि पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाएगा तो दक्षिण जो राज्य हैं जिन्होंने विकास में बहुत योगदान दिया और फैमिली प्लानिंग की, तो उनको नुकसान हो जाएगा। हाँ, भाई मोदी जी ने उनकी सुन ली, उनका ठीक है साहब कि प्रोपोर्शन चेंज नहीं किया जाएगा। तो अब कह रहे हैं कि साहब कि प्रोपोर्शन में रखेंगे तो साहब एब्सोल्यूट नंबर तो ज़्यादा हो जाएगा, डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। अब 28 सीटें हैं तो कर्नाटका की और 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, तो उनमें अभी जो गैप है वो 42 का है, सॉरी 52 का है। अब वो अब बढ़ाया जाएगा तो इनके 28 के 120। 42 होंगे और बीजेपी के 120 हो जाएंगे, तो उनमें जो अंतर है वो 78 का हो जाएगा। बताओ इस मूर्ख है आर्गुमेंट ये का क्या लोग, जवाब है? इस ये आर्गुमेंट का कोई कुतर्क है जवाब है सर, क्या? कुतर्क हैं ये, कुतर्क देते हैं, बेवकूफ हैं ये। दरअसल क्या है कि यहाँ पे देश अरे में, आप सोनिया गांधी को कह रहे हो बेवकूफ है, ये हमारे आईएएस ग्रुप में लोग आर्ग्यू कर रहे अरे सर वो भी सब वही लोग हैं, उसी तरह के लोग हैं सर। हाँ, हाँ, हाँ। ये सब कुतर्क हैं सर। और हकीकत बात तो यही है, मैंने तो कल वीडियो इस पे ये भी बनाया था कि भाई सोनिया गांधी को राहुल गांधी पे भरोसा नहीं रहा क्या? अपने आप आर्टिकल लिखने लगी, अब तो एलओपी से लिखवाते हैं आर्टिकल। सोनिया गांधी क्यों लिख रही है? सोनिया गांधी तो गंगाराम हॉस्पिटल में बीमार थी अभी तक, तो वो बीमारी की हालत में ही वो आर्टिकल लिख रही है वहां से लेटे लेटे। और कल उसे उन्होंने छपवाया था हिंदू में, बाकी किसी हैं। अखबार को वो दिया नहीं इन्होंने। तो आज बाकी अखबारों में रिक्वेस्ट करके खबर छपवाई गई कि एक अखबार में सोनिया गांधी ने ऐसे लेख लिखा। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने और इंडियन एक्सप्रेस ने उसे 4 कॉलम की न्यूज के रूप में अंदर के पेज में लगाया है। उन्होंने कह दिया कि यार तुमने लेख तो वहां पे दिया, हमें तो दिया नहीं है, हम क्यों छापे? आज वहां पे 4-4 कॉलम की खबर छपवाई गई कि यार वो तो कोई अननोटिस चला गया मामला। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि पहले इन्होंने सोच के खड़गे को अध्यक्ष बनाया कि सारे दलित हमारे साथ आ जाएंगे। फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया था पहले उससे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 2019 में हम जीत जाएंगे और राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे। तो वो तो राहुल गांधी छोड़ के भाग गए। उसके बाद 2 साल तक सोनिया गांधी को खुद चलानी पड़ी कांग्रेस। तो राहुल गांधी पे तो इन्हें बिल्कुल भरोसा रहा ही नहीं। उस दिन किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में कह तो दिया कि इससे बढ़िया होता है आप प्रियंका गांधी को बना देते लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ज्यादा बढ़िया होता। उनकी बात हम फिर भी सुन लेते हैं, इनकी तो समझ में नहीं आती कहना क्या चाहते। परेशानी तो है, बहुत बड़ी परेशानी है। एक ये नोएडा में जो चल रहा है साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर नोएडा में क्या है कि बाहर की आबादी बहुत ज्यादा है, इतने बाहर के लोग रहते हैं वहां पे। आज तो ये मामला और भी तरीके से बढ़ गया सर यहाँ। आज तो जो हाउसमेड है, आपको पता ही है कि लाखों की संख्या में फ्लैट हैं ग्रेटर नोएडा में, और नोएडा में तो आज तो उस हाउसमेड को जो है इसमें उतार दिया इन लोगों ने। अब इसमें तो कुछ कॉन्स्पिरेसी का कुछ वो एंगल भी लग रहा है सर। सबको लग रहा निश्चित था रूप कि से यार यूपी में कॉन्स्पिरेसी है, साफ दिख रहा है। यूपी में इतना इसमें, विकास हो रहा है, हमारे यूपी की जो हाँ है वो विकास पुरुष बन रहे हैं, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। तो चुनावी साल अब शुरू हो चुका है सर, आपको पता ही है। मार्च हाँ, खत्म हो गया, अब अप्रैल में तो अब उल्टी गिनती है, अब तो 11 महीने रह गए हैं चुनाव में, 10 महीने। तो अब कुछ ना कुछ तो, अगर यूपी में सब कुछ इतना गुड़ी गुड़ी और सब कुछ इतना पॉजिटिव चलता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? तो इसमें लोग हवा दे रहे हैं। अब कौन लोग है मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि जिन लोगों की कर्मचारियों का मुद्दा चल रहा था कि साहब हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो उसमें उनकी तो हिम्मत है नहीं कि वो इस तरह से आगजनी करें। उन्हें तो नौकरी करनी है अल्टीमेटली वहां पे। लेकिन बाहर से बहुत लोग आके इसमें शामिल हो गए और वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। तो मैंने तो सोशल मीडिया पे लिखा भी था कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं ना, इन सब की वीडियो बन रही है,
और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो दंगा फसाद करने वाले हैं उन्हें लेके योगी जी कितना सख्त है। मैं कहा अपना कैरियर खत्म कर रहे हैं, आगे की अपनी संभावनाएं खत्म कर रहे हैं, और जेल में तो निश्चित तौर पे इन्हें जाना पड़ेगा। गलत कर रहे हैं सर। आप बताइए ना कि किसी फैक्ट्री में तोड़फोड़ हो रही है, उसी के बगल में एक किसी दूसरी कंपनी का ऑफिस है, उनकी गाड़ियां बाहर खड़ी हुई थी, उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया। ये तो दंगा है सर, ये क्राइम है। आप ठीक है फैक्ट्री में काम ना करो, आप फैक्ट्री को नहीं, अंदर वो से बंद कर दो, लॉक कर ये दो। भी आ रहा है कि जो तोड़फोड़ करने वाले और जो दंगाई हैं वो फैक्ट्री के वर्कर हैं ही नहीं। सर यही तो कह रहा हूं मैंने कहा कि ये फैक्ट्री के वर्कर नहीं है। फैक्ट्री वालों को तो अल्टीमेटली नौकरी करनी है, वो तो चाहते हैं कि हमारी 12,000 से 20,000 हो जाए, बस इतनी डिमांड है उनकी तो। और कल इस पे सुलह होनी थी, कल मीटिंग होनी थी, वो जो डीएम है वहां की, उसकी बाइट देख रहा था, उन्होंने कहा कि आज तो हमने तय कर लिया था, हम मीटिंग करने वाले थे, और उससे पहले ये सब कर दिया गया। तो निश्चित रूप से शरारती तत्व तो है इसमें। मैं तो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर जो है सर, वो झंडा कर सकता है, भूख हड़ताल कर सकता है, आगजनी नहीं कर सकता इस तरीके से। बिल्कुल गलत है ये तो, इसमें बाहरी लेकिन तत्व इन्होंने मुझे शामिल है। लगता है गलत जगह पंगा ले लिया, क्योंकि योगी जी तो आसानी से छोड़ने वाले नहीं है इनको। और योगी जी ने तो इस पे आज सुबह बयान भी दिया, अखबार में छपा कि हमने तय कर लिया सारे वहां नोएडा सेक्टर के जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्री हैं कि भाई 21% का आप इंक्रीजमेंट दो, तो उससे तय हो गया। और सर एक बात आप बिल्कुल बताइए, प्राइवेट सेक्टर में अपनी मर्जी की सैलरी कहीं मिलती है सर किसी को? कहीं भी आप बताइए कि मैं तो इतने लूंगा, ऐसे चलता है प्राइवेट सेक्टर में सर? कहीं भी नहीं चलता सर। आप अपनी नहीं, जीत बदल नहीं सकते भाई, हो ही नहीं सकता था, तो फिर वो हो ही नहीं प्राइवेट सकता सेक्टर सर। कैसा रहा? आप प्राइवेट सेक्टर को, सरकार ये कहने लगे कि हर आदमी को 50,000 रुपए आप सैलरी दो नहीं नहीं, लेबर को। आप मिनिमम वेज फिक्स कर सकते हो, ठीक है, वो तो मिनिमम वेज एक्ट है, आप मिनिमम वेज फिक्स कर सकते हो। लेकिन यहाँ सर तक तो यहाँ तक तो बात उस समझ में आती है। उस लेकिन इंडस्ट्री की बहुत सारे कंडीशन भी लोग तो देखनी पड़ेगी। नहीं, बहुत सारे लोग इनफॉर्मली काम करते हैं, हाँ, वो ठेके पे रखा हुआ है, अलग अलग तरह की ठेके पे चीजें है, हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल है, इस तरह से है। हाँ, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप अपनी अपनी शर्तों पे काम करें। भाई आपको नहीं पसंद है, जहां अच्छी सैलरी मिल रही वहां कर लो। ये कोई सरकार का तो सिस्टम है नहीं कि यहाँ पे जो है वेतन आयोग लागू होगा और इतना इंक्रीमेंट होगा या इतना डीएनएस अलाउंस मिलेगा, वो सब चीजें तो चलती नहीं है। तो क्या कहा जा सकता है सर, ये तो और मैं तो इसे देख रहा था आज यहाँ फरीदाबाद में भी हंगामा हो रहा था। फरीदाबाद में भी काफी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे भी हंगामा हुआ, मानेसर में हंगामा हुआ, और जगह भी से बढ़ा रहे हैं ये, आसपास एनसीआर में कई जगह फैल गया है ये मामला। ये गोलीबारी करवाना चाहते हैं लोग। हाँ सर, ये चाहते हैं कि कुछ पुलिस फोर्स ऐसा करे उसमें 2-4 लोग मर जाएं, और योगी जी को जो है वो गरीबों का विरोधी और फलाना उसका वो टैग लगा दें। हालांकि उससे कुछ होगा नहीं नहीं, होगा। आज काफी कंट्रोल रहा, आज कुछ कैसा नहीं हुआ, कल ज्यादा हंगामा हो गया था। और आज नोएडा का तो, फेज 2 में कुछ हुआ, आपके नोएडा फेज 2 में कुछ हुआ हाँ है तो? फेज 2 में आज हुआ, लेकिन उसमें आगजनी वगैरह ऐसी नहीं हुई। आज पुलिस ने वो लाठी वाठी से खदेड़ दी है, उस तरह की हुई है, छोटा मोटा पथराव वगैरह हुआ है। कल तो अनएक्सपेक्टेड हो गया था, कल प्रशासन तैयार नहीं था, लेकिन आज तो तैयारी पूरी थी, और योगी जी ने कल ही मीटिंग ले ली थी शाम में इसकी, तो नियंत्रण में है चीजें। लेकिन नोएडा वगैरह ये ऐसे ही वो इलाके हैं सर कि यहाँ छोटा सा भी अगर 15 मिनट आधे घंटे का भी कुछ डिस्टरबेंस होता है ना, आप समझ लीजिए कि पूरे दिन के लिए सिस्टम ठप हो जाता है यहाँ। आप नोएडा वाली जो ब्लू लाइन है मेट्रो की, उसे आप आधा घंटे डिले कर दो, उसे सर रात के 12 बजे तक भी आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। इतना फ्रीक्वेंट है वहां पे मूवमेंट, इतनी लोड है उस वाले इलाके में। सारे न्यूज चैनल, सारी प्राइवेट फैक्ट्रियां, सबके ऑफिस, सारी एमएनसी सब उधर ही है, डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, ये जो फैक्ट्री वाला इलाका तो इस तरफ है आपके, थोड़ा सा जो नोएडा का जो ईस्टर्न साइड है उधर है। हाँ, इसमें इसमें तो सर कई कई असल में क्या है कि ये जो बता रहा था मेरा एक पत्रकार है, वहीं पे रहता है ग्रेटर नोएडा साइड में, उनका वहां गांव था, चौहान है वो लोग, और वो ये बता रहा था कि उनका गांव था वहां पे। अब इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा जितना भी इलाका है, इसमें 100-150 गांव है सर जो अंदर आ चुके इस पूरे इलाके में। तो वहां से ये जो शरारती तत्व है ना, ऐसी जगह से मूवमेंट करते हैं सर यहाँ पे। और यहाँ पे इनका
पहले ठीक ठाक समाजवादी पार्टी वालों का, बसपा वालों का बड़ा ठीक ठाक हिसाब रहा यहाँ नोएडा के इलाके में। अभी तो पिछले 2 चुनाव से ही तो यहाँ बीजेपी ठीक ठाक करने लगी है। पहले तो यहाँ इनका दबदबा रहा, नागर और ये सारी जो फैमिलीज थी इन सब का दबदबा था यहाँ पे, ये सपा गुजरों बसपा का वालों इलाका का। था ये ज्यादा। हाँ जी जी, ये गुजर है ज्यादातर इसमें, गुजर भी है, कुछ जगह राजपूत भी हैं। इनका इलाका मेन, वैसे मेन गुजरों का ही रहा, जितने भी ग्रामीण इलाके हैं गुजरों का इलाका है। तो चलेगा सर, ये तो चुनाव का साल है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसमें तो सावधान रहने की आवश्यकता है। और योगी जी ने संयम से काम लिया है, संयम से ही लेना पड़ेगा इसमें काम। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी है। तो हाँ अब आप ये बताएं लास्ट में कि अब जी असम के चुनाव तो हो गए, जी 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 अब असम तो आप घूम के भी आए हैं और वहां जी से जी आपने नेटवर्किंग भी कर रखी है, तो अब असम के जी जी। चुनाव के बाद में क्या आकलन है? वही आकलन है जो पहले था या कोई चेंज है? अभी तो सर पवन खेड़ा को अंदर बंद करवाने में हेमंत विश्वा शर्मा लगे हुए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं उसके खिलाफ के, साहब इसे कैसे संरक्षण दे दिया वहां तेलंगाना की हाई कोर्ट ने। तो अभी तो पवन खेड़ा पे ही मीम्स बन रहे हैं, उसी पे मजा लिया जा रहा है। और ये तो बड़ा लंबा टाइम है सर, लगभग मतदान में और चुनाव के रिजल्ट आने में 1 महीने का समय है लगभग पूरा, बहुत बड़ा अंतर है। तो वैसे तो पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया ही था कि पॉजिटिव ही है, और शायद हमने तो 90+ सीटें जो दावा कर रहे थे हेमंत विश्वा शर्मा, उसकी हमने पुष्टि भी की थी कि हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बदरुद्दीन अजमल का कांग्रेस का जो अलगाव हुआ उसका भी असर है सर, और कुछ सीटें एक्स्ट्रा मिल सकती हैं बीजेपी को, ये फायदे में हुआ इनके। 103 में से 103 मिल जाएंगी क्या? ऐसा नहीं होगा सर, भाई 103 कहाँ अभी है तो वहां पे, तो अभी तो 122 124 कितनी है? नहीं नहीं नहीं, वैसे तो 126 है, 126 है लेकिन हाँ। वो कह रहे हैं 23 सीटों पे तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो बाकी और बाकी 103 हमारी है। क्या हम तो 103 पे ही लड़ रहे हैं, 23 सर सीट तो आप ये हमारी है बताइए ही क्या, नहीं। आप ये बताइए क्या महाराष्ट्र के बारे में सोचा था किसी ने कि इस तरह से 200 पार इस तरह से आएगी निकल के? कोई भी नहीं सोच रहा था सर इस तरीके नहीं, से। कोई नहीं सोचा था। हाँ तो देखिए राजनीति बंगाल में में तो कब क्या। हमारे भाऊ तो लगातार कह रहे हैं कि भाई 100 से नीचे जाएगी भी ममता, और 100 से अभी नीचे धीरे जाएगी? धीरे अच्छा। ममता, अच्छा। तो उनका क्या है कि उनका नेटवर्क जो है वो आरएसएस का नेटवर्क है जो नीचे आरएसएस नीचे वालों का काम है। करता है। तो वहाँ जो है जितने लोग महाराष्ट्र से फ्री हुए थे वो तुरंत ही वहाँ भेज दिए गए थे बंगाल, तो हम्म। वो सारे वहाँ काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब सारा जो है वो अंडर कंट्रोल है। तो मैंने तो आपको खैर बता दिया कि भाई ये जो एरिया है ये ग्रेटर कोलकाता यही है, इसी पे सारा दारोमदार है। 109 इसमें सीट आप वाला। ले आओ 30-35 सीटें ले आओ तो 100% सरकार है, कहीं कोई रोक नहीं सकता। अगर नहीं लाए 30-35 सीटें तब भाई मामला गड़बड़ है। चलिए अभी तो चुनाव, अभी तो बाकी है, अभी तो 1-2 राउंड हमारे और आपके और होंगे। अरे भाई अभी लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा फिक्स है गलत कर रहा है इनके साथ में, कल भी डांट लगा दी इनकी। इनको। सर आप ये बताइए कब डांट नहीं लगी इन्हें? हर बार इनको डांट ही लग रही है, हर बार तो डांट लगी रही है ना। लेकिन आप हिम्मत तो देखिए साहब, ये लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार पहुंच जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मामला उठाए ही रखते हैं वहां। असल में ये इसमें ना सर इनकी एक थ्योरी है, ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ये माहौल बना रहे हैं कि हमें, अगर हम हारे भी तो हमें जो है हराया गया इस तरीके से, हमारे खिलाफ साजिश करके, ये नैरेटिव बना रहे हैं। और इस नैरेटिव में कुछ लोग फंस भी जाते हैं, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मतदाता जो थोड़ा बहुत स्विंग करता है 4-5% इधर से उधर, वो भी उसे भी लगे कि हाँ यार ममता के साथ गलत हो रहा है, इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आईपैक का वो भी तो अरेस्ट हो गया कल वहां पे, कौन था उसका आईपैक का वो एमडी कौन, वो भी अरेस्ट हो गया। वो भी अरेस्ट हो गया। प्रतीक जैन के भाई को भी बुला लिया, पुलकित जैन को। हाँ 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 हाँ। दूसरे वहां पे एक पुलिसमैन के ऊपर में 4 सेंट्रल फोर्स, 1:4 का रेशो हो गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सेकेंड फेज वाला जो क्षेत्र है वो सेकेंड फेज वाले क्षेत्र में भी पहले से ही सीएपीएफ को डिप्लॉय कर दिया गया।
तो यानी कि जो बंगाल और पुलिस वाला रहेगा वो सीएपीएफ वालों की पूरी सब्जी खाएगा। जो उनके लिए आएगी वही पूरी सब्जी वो भी खाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो सारा डिप्लॉयमेंट है, पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट उन्होंने लगा दिया है ऊपर पे ऑब्जर्वर, पुलिस वाले भी लगा दिए। तो वो डिप्लॉयमेंट भी जो है वो ईसीआई का जो पुलिस ऑब्जर्वर है वो देख रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो सीईओ लगाए हैं उन्होंने, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वेस्ट बंगाल के, अग्रवाल साहब, मनोज अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, उनका जून में रिटायरमेंट है, तो वो मस्त है। मेरे को इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। ये मेरा क्या कर सकते हैं? मुझे अब वापस जब सरकार में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जाना ही नहीं है, तो मैं तो इंडिपेंडेंटली काम करूँगा। बिल्कुल अच्छा, सही। ये बता रहे हैं कि जब ये पिछले साल ये जब सीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ था, तब इनके दिमाग में ये सब पहले से ही था कि भई सीईओ के ऊपर आखिरकार वो काडर का ही आदमी होता है, वेस्ट बंगाल काडर का ही आदमी होगा, तो उसके ऊपर ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा, पहले जो उन्होंने लिस्ट भेजी, इनसे पैनल माँगा जाता है, जो सिस्टम है बताता हूँ आपको, कि सीईओ के लिए अपॉइंटमेंट फाइनल करता है इलेक्शन कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट से पैनल माँगा जाता है। तो इनसे पैनल माँगा, इन्होंने 3 का तीन पैनल चार भेजा, नाम वो जाते होंगे उसमें। 3 नाम गए, उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा मुझको हमको नाम वो भेजो जो रिटायरमेंट के नज़दीक हो, और जिनका रिटायरमेंट जो है वो 2026 में ही हो। तो उनमें जो नाम भेजे गए, उनमें से इन्होंने मनोज अग्रवाल को पिक किया। तो इनकी प्लानिंग पहले से थी कि भई ऐसे आदमी को सीईओ बनाना है, हाँ, जिसको आगे किसी आगे नौकरी पोस्टिंग का कोई की डर नहीं है, आगे चिंता किसी नहीं है किसी। पोस्टिंग का लालच नहीं हो, हाँ, सही या बात। पोस्टिंग का डर नहीं हो। तो इसलिए ये बार-बार सुप्रीम कोर्ट ये उसी के खिलाफ जाते हैं, सीईओ तो को ही ये पोस्ट करते हैं जून में बार-बार। रिटायर हो रहे मनोज अग्रवाल जी। मनोज अग्रवाल जी जो है वो खुल के बैटिंग कर रहे हैं, जम के। हाँ, और चूँकि और अगर काडर ज़्यादा के हैं, दिक्कत होगी तो दिल्ली में शिफ्ट करेंगे, वो रहेंगे दिल्ली में फिर आके। नहीं देखिए, जो चूँकि काडर के हैं, नहीं दिल्ली में रह चुके हैं, डीडीए के चेयरमैन रह चुके हैं। अच्छा, नहीं मैं डीडीए कह के रहा हूँ चेयरमैन रह रिटायरमेंट के चुके बाद हैं। हो सकता है दिल्ली शिफ्ट हो जाए, वहाँ कोई पंगा अब वो कोई बेकार डीडीए का इनसे वो चेयरमैन रहा है, तो उसने दिल्ली में अपना हिसाब-किताब कर ही रखा होगा। एक आध डीडीए का फ्लैट कहीं पड़ा ही होगा द्वारका-वारका इधर कहीं साइड में। वो ये पूरा का पूरा हिसाब-किताब ये है कि भई वेस्ट बंगाल काडर के हैं, के तो उनको सारे लूप होल्स पता है, और उन लूप होल्स को वो प्लग कर रहे हैं एक-एक करके। तभी तो ये जो 6 पॉइंट आए हैं ना, ये 6 पॉइंट वहीं से तो निकले। ये तो कोई हाँ, हमारे ईसीआई को सपना थोड़ी आता है। और ऐसा होना भी चाहिए सर। जहाँ पे उन उन कमियाँ पिछली उनको बार सब रही पता हैं, वो है। सुधारने का काम ही चुनाव आयोग का है। यानी तो कैमरे का प्लेसमेंट कैसे होगा, वो तक तय किया है ईसीआई। हाँ, और ये तक तय किया है कि अगर 10 मिनट से ज़्यादा कैमरा ऑफ हुआ तो वहाँ रीपोल होगा। ये तय कर हाँ, चुके पता लगा तार-वार ना काट दे कहीं उसकी ऐसी गड़बड़ ना नहीं, कर वो दे। ये भी, और कैमरे का कंट्रोल जो है वो सेंट्रल फोर्स के पास रहेगा, लोकल पुलिस हाँ, के पास नहीं रहेगा। हाँ, ये तो खबर भी छपी है, सही बात। हुँ। अरे तो रो रही है ना, फिर आज महुआ मोइत्रा ने कितना हंगामा किया। महुआ मोइत्रा का ट्वीट नहीं देखा आपने? नहीं सर, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, मैं उसका ट्वीट नहीं देख पाता। नहीं, महुआ नहीं, मित्रा, आजकल तो सागरिका घोष, साकेत गोखले, इन सब लोगों ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अरे आजकल तो अगर ब्लॉक भी कर रखा हो तब भी देख सकते हैं। पता नहीं मेरे सामने आता ही नहीं इन लोगों का ट्वीट। नहीं, नहीं, आता तो नहीं है, लेकिन आप अगर क्लिक करके जाएँगे, तो सर वो जैसे मेरे को मैं भी तो ब्लॉक कर रखा है, महुआ मोइत्रा इज़ हाँ, ब्लॉक्ड यू। तो ब्लॉक का आजकल यही है कि ब्लॉक का मतलब ये है कि हम इनके साथ इंटरैक्शन नहीं कर सकते। हाँ, हम लेकिन ट्वीट इनके देख सकते हैं। लाइक नहीं कर सकते, हम इनको रीपोस्ट नहीं कर सकते, हम इनको कोट ट्वीट नहीं लेकिन कर इनकी सकते, टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं। लेकिन टाइमलाइन पे हम जाके देख सकते हैं। हम्म। ये देखिए कि ये क्या कह रहे हैं ये। ये तो इंटरव्यू दे रही थी एक किसी चैनल को, श्रीनिवासन जैन को इंटरव्यू दिया है इसने। एक इंटरव्यू अरे वायरल ये होता है इसका। आज का है, व्हेन पॉलिटिक्स एंटर्स द कोर्ट रूम पॉलिटिशियन मस्ट टू। नहीं, वो सागरिका का था, सागरिका ने भी मुझे ब्लॉक कर रखा है। हाँ, अमेरिका ने भी कर रखा होगा। आप तो राजदीप सरदेसाई को उंगली करके देखो तो राजदीप ने नहीं किया, आपको नहीं लेकिन ब्लॉक करेगी। अरे सर राजदीप जो राजदीप ने नहीं। जो सर ब्लॉक, अच्छे लोग ब्लॉक नहीं करते।
ये कायर लोग ब्लॉक करते हैं एक दूसरे को, जिन्हें आलोचना और प्रतिक्रियाओं से डर लगता है, वो लोग ब्लॉक करते हैं। आरफा खानम शेरवानी जैसे लोग किसी को ब्लॉक नहीं करते, आशुतोष किसी को ब्लॉक नहीं करता, आशुतोष किसी को ब्लॉक नहीं करता। नहीं, आरफा ने मुझे ब्लॉक कर रखा। अच्छा सर, आपने तो कोई वीडियो भी नहीं बनाया, हम आपसे ज्यादा वीडियो तो हम बनाते हैं उस पे। मुझे ब्लॉक हमें सर आपसे जेलेसी महसूस हो रही है। होनी चाहिए। सागरिका का ट्वीट सुनिए। Why is an attempt, ये कल का है, why is an attempt being made to run Bengal assembly polls through police officers from BJP ruled states and bureaucrats who are taking orders directly from the center? ECI and Vanish Kumar are silent in what is a glaring. सबको बांट दो, फौजियों को भी बांट दो, CFF को भी बांट दो, CRPF को भी बांट दो कि ये बीजेपी राज्य की है, फलाना है, सबको बांट दो, बस इसी से ही बच लोगे तुम बीजेपी। मैं इसको रीट्वीट तो कर नहीं सकता, मेरे को ब्लॉक कर रखा है इसने भी। एक और आईडी बना लो, आप एक और आईडी बना लो ना अपनी, उससे कर दो। चलिए, तो आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।